हेलो एंड नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है कंवरपाल सिंह। और आज हम चर्चा करने वाले हैं क्लास 12th की जो हिस्ट्री की बुक है उसके सेकंड चैप्टर का। और ये इसके ऊपर हमारा फोर्थ वीडियो है। इससे पहले वाले वीडियो में हमने चर्चा की थी, मौर्य साम्राज्य की चर्चा की थी। यदि वो वीडियो आपने नहीं देखा तो उसका जो लिंक है वो आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और आज हम चर्चा करने वाले हैं राजधर्म के नवीन सिद्धांत। तो देखिए, राजधर्म के जो नवीन सिद्धांत है इसमें हम चर्चा करेंगे दक्षिण के जो राजा हैं उनके संबंध में हम चर्चा करेंगे, जिन्हें सरदार कहा जाता है। साथ ही जो राजत्व का जो देवीय सिद्धांत है उसके ऊपर हम चर्चा करेंगे। देखिए, जो सेकंड चैप्टर है उसका नाम है राजा, किसान और नगर। और इसमें हम मुख्यतः चर्चा करते हैं 600 ईसा पूर्व से लेकर 600 ईस्वी तक का जो आर्थिक और जो राजनीतिक इतिहास है उसके ऊपर हम चर्चा कर रहे हैं। 600 ईसा पूर्व से लेकर 600 ईस्वी तक का तात्पर्य हो गया कि महाजनपद काल से लेकर गुप्त काल का जो आर्थिक और जो राजनीतिक इतिहास है वो इस चैप्टर में हम अध्ययन करने वाले हैं। अभी तक हम महाजनपद काल के ऊपर चर्चा कर चुके, साथ ही मौर्य काल के ऊपर भी हम चर्चा कर चुके। मौर्य काल के बाद में क्या होता है कि भारत पुनः एक बार छोटे छोटे भागों में विभाजित हो जाता है। यानी अनेक राजवंश यहाँ पर आ जाते हैं और अनेक छोटे छोटे राज्यों में भारत है वो विभाजित हो जाता है। यहाँ पर आपको दो प्रकार के जो राजा हैं वो देखने को मिलेंगे। एक तो देखने को मिलेंगे आपको भारतीय शासक देखने को मिलेंगे, और दूसरे मिलेंगे विदेशी शासक। विदेशी शासकों की बात करूं तो उसमें प्रमुख आ जाते हैं, जैसे शक है, कुषाण है, इंडो ग्रीक शासक है। ये भारत में आते हैं और इन्होंने भारतीय संस्कृति को ही अपना लिया था। और इन विदेशी जो शासक हैं इनका जो शासन होता है ये मुख्यतः भारत के उत्तर पश्चिम या पश्चिमी भाग में होता है। भारतीय शासकों की बात करूं तो भारतीय शासकों में आ जाते हैं सुंग वंश, आ जाते हैं कण्व आ जाते हैं, और सातवाहन वंश है, ये प्रमुख है। इसके अतिरिक्त यदि हम दक्षिण भारत की बात करें, चोल, चेर, पांडे सरदारियों का उदय होता है। या हम कह सकते हैं राजवंशों का उदय होता है। तो देखिए, दक्षिण भारत में राजा ना होकर सरदार हुआ करते थे। इसको भी हम समझने का प्रयास करते हैं। देखिए, उत्तर भारत में होते थे राजा, जबकि दक्षिण भारत की बात करें तो दक्षिण भारत में होंगे सरदार। आपको उत्तर भारत में राजाओं का राज्य हुआ करता था और दक्षिण भारत में सरदार का हुआ करता था सरदारी। अब इन दोनों में क्या अंतर होता है उसको हम समझेंगे। सरदार यहाँ पर एक शक्तिशाली व्यक्ति होता था जिसका पद वंशानुगत भी हो सकता था और नहीं भी हो सकता था। जबकि हम राजा की बात करें तो राजा का जो पद था ये वंशानुगत होता था। इसके अतिरिक्त इसके जो समर्थक होते थे सरदार के, ये इसके खानदान के लोग ही होते थे। और सरदार का जो मुख्य कार्य होता था वह होता था जैसे अनुष्ठान का संचालन करना, युद्ध के समय नेतृत्व करना, विवादों को सुलझाने में मध्यस्थता की भूमिका निभाना। ये सरदार के मुख्य कार्य होते थे। इसके अतिरिक्त सरदार जो होता था, जो उसके अधीन जो लोग होते थे उनसे भेंट स्वीकार करता था। और राजा क्या लेता था? टैक्स लेता था। तो देखिए, हम पहले भेंट और टैक्स में अंतर समझ लेते हैं। टैक्स में राजा एक निश्चित राशि है वो निर्धारित कर देता था, 1/6 या 1/20 भाग या 1/10 भाग। ये राजा को टैक्स देना होता था और अनिवार्य होता था। भेंट है, ये जो इसके अधीन लोग हैं ये अपनी स्वेच्छा से देते थे। और यदि यहाँ पर हम भेंट की बात करें तो भेंट की कोई राशि निर्धारित नहीं होती थी, लोग अपनी इच्छा से सरदार को देते थे। और सरदार को जो ये भेंट मिलती थी यह अपने समर्थकों में उस भेंट को बांट देता था, वितरण कर देता था। इसके अतिरिक्त सरदार की ना तो कोई स्थायी सेना होती थी, ना ही कोई अधिकारी होता था। सरदार के जो खानदान के लोग होते थे वहीं इसकी सेना होती थी और वहीं उसके अधिकारी हुआ करते थे। यहाँ पर एक तमिल महाकाव्य है, शिल्पाधिकारम। इसके अंदर एक पांडे सरदार होता है, सैन गुत्तुवन। उसकी वन यात्रा को दर्शाया गया है कि जब वह वन यात्रा करता है तो लोग पहाड़ से नीचे उतरते हैं नाचते गाते हुए, जैसे कि पराजित लोग विजय का आदर करते हैं उसी प्रकार से वो उतरते हैं। और यहाँ पर जो पांडे सरदार होता है उनको ये जो वन में रहने वाले लोग हैं ये उपहार लाते हैं, अर्थात भेंट लेके आते हैं। भेंट में जैसे हाथी दांत हो गया, सुगंधित लकड़ी हो गई, हिरणों के बाल से बने चंवर हो गए, मधु, चंदन, गेरू, सुरमा, हल्दी, इलायची, मिर्च, इस प्रकार की कोई भी वस्तु है ये भेंट में अपने सरदार को देते थे। इसके अतिरिक्त जैसे नारियल हो गया, आम, जड़ी बूटी, फल, प्याज, गन्ना, फूल, सुपारी, केला, बागों के बच्चे, शेर, हाथी, बंदर, भालू, हिरण, कस्तूरी मृग, लोमड़ी, मोर, जंगली मुर्गे, बोलने वाले तोते भी भेंट में शामिल हुआ करते थे। इसके अतिरिक्त देखते हैं कि उप महाद्वीप की जो दक्कन या जो दक्षिणी भाग होता है वहां पर ये सरदार या सरदारी हुआ करते थे। और ये स्थान होता है तमिलकम। तमिलकम से तात्पर्य होता है तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश और केरल के जो कुछ हिस्से हैं वो इसके अंतर्गत आते हैं। इसमें मुख्यतः 3 राजवंशों का उदय हुआ, या हम कह सकते हैं कि 3 सरदारियों का उदय हुआ। और वह 3 सरदारियां कौन कौन सी थी? चोल, चेर और पांडे।
ये राज्य बहुत ही समृद्ध और स्थायी सिद्ध हुए। इन राज्यों के बारे में हमें विभिन्न स्रोतों से जानकारी प्राप्त होती है, लेकिन जो सबसे प्रमुख स्रोत है वह आते हैं तमिल ग्रंथों के अंदर संगम साहित्य। संगम साहित्य के अंदर जो कविताएं लिखी गई हैं उनमें इन सरदारों का विवरण मिलता है और उन्हीं की सहायता से इन सरदारों के बारे में हमें जानकारी प्राप्त होती है। देखिए, दक्षिण भारत का जो सबसे प्रमुख स्रोत है इतिहास को जानने का वह है संगम साहित्य। यहाँ पर कुछ सरदार या राजा होते थे, ये लंबी दूरी के जो व्यापार होते थे उनसे राजस्व भी जुटाते थे। यानी ऐसा नहीं है कि केवल ये भेंट लेते थे, लंबी दूरी के जो व्यापार वाले जो व्यापारी होते थे उनसे ये राजस्व अर्थात टैक्स भी लिया करते थे। इनके अंदर मुख्यतः मध्य और पश्चिम भारत में शासन करने वाले सातवाहन आ जाते हैं। सातवाहन वंश का जो शासन है ये द्वितीय शताब्दी ईसा पूर्व से लेकर द्वितीय शताब्दी ईस्वी तक रहा था। इसके अतिरिक्त कुछ विदेशी शासक भी आ जाते हैं जो उपमहाद्वीप के पश्चिम उत्तर और पश्चिम भाग में शासन करते थे, और ये शासक थे मध्य एशियाई मूल के शक शासक हुआ करते थे। यदि हम सातवाहन शासकों के बारे में बात करें तो इनके बारे में, इनका जो सामाजिक उद्गम कहाँ से होता है इसके बारे में हमें बहुत ज़्यादा जानकारी प्राप्त नहीं होती, लेकिन आगे हम पढ़ेंगे तो देखेंगे कि एक बार ये लोग जब सत्ता में आ जाते थे तो इन्होंने अपने आप को ऊंचे सामाजिक अस्तित्व में होने का दावा किया, और ये दावा ये कई प्रकार से करते थे, जैसे उच्च राजवंशों से अपना संबंध स्थापित करके या देवताओं की संतान बताकर, अर्थात ये देवताओं के द्वारा नियुक्त राजा है। इस प्रकार से ये राजा अपने जो सत्ता का दावा होता था उसको मजबूत करते थे। देखिए, अब हम चर्चा करते हैं कि देवीय सिद्धांत क्या होता है, देविक राजा का सिद्धांत क्या होता है। राजा क्या करते थे, उच्च स्थिति प्राप्त करने के लिए अपने आप को जो विभिन्न देवी देवता होते थे उनके साथ जोड़ना शुरू कर देते थे, उनकी अपने आप को संतान बताना शुरू कर देते थे। इसकी शुरुआत करते हैं भारत में कुषाण शासकों के द्वारा। कुषाणों का जो शासन है ये प्रथम शताब्दी ईसा पूर्व से लेकर प्रथम शताब्दी ईस्वी तक रहा था, और इनका जो शासन है ये मध्य एशिया से लेकर पश्चिमोत्तर भारत तक रहा था। उत्तर पश्चिम जो भारत है वहां तक इनका शासन रहा था। कुषाणों के जो इतिहास की हमें जानकारी मिलती है ये मिलती है हमें अभिलेखों से और साहित्य परंपरा से इनकी हमें जानकारी मिलती है। कुषाणों की यदि मैं बात करूं तो इनका जो प्रमुख शासक होता था वह था कनिष्क, और कनिष्क के द्वारा एक संवत चलाया गया था शक संवत। इसे शक संवत इसलिए कहा जाता था क्योंकि बाद में शक राजाओं के द्वारा इसको ग्रहण कर लिया गया था, तो इसीलिए इसे शक संवत कहा जाता था। और वर्तमान में जो भारत का जो राष्ट्रीय संवत है वह शक संवत ही है। इसकी स्थापना कनिष्क के द्वारा 78 एडी अर्थात 78 ईस्वी को की गई थी। जिस प्रकार के राजधर्म को कुषाण शासकों द्वारा प्रस्तुत किया गया, उनकी इस इच्छा का पता हमें चलता है उनके सिक्कों और मूर्तियों से पता चलता है। उत्तर प्रदेश में मथुरा के पास माट के एक देव स्थान पर कुषाण शासकों की विशालकाय मूर्तियां लगाई गई हैं। इसके अतिरिक्त अफगानिस्तान के भी एक देवस्थान में इसी प्रकार की मूर्तियां लगाई गई हैं। यहाँ पर जो कुषाण शासक हैं वो अपने आप को देवताओं के तुल्य बताना चाहते थे इस प्रकार की मूर्तियां मंदिरों में स्थापित करके। इसके अतिरिक्त कुषाण शासकों के द्वारा जो सिक्के चलाए गए हैं, और यहाँ पर हम बात कर रहे हैं कनिष्क की बात कर रहे हैं जो कुषाणों का सर्वाधिक शक्तिशाली और फेमस शासक हुआ था। कनिष्क के द्वारा जो सिक्के चलाए गए थे, इसके अग्र भाग में तो कनिष्क ने स्वयं का चित्र बनवाया और इसके पश्चिम भाग में देवताओं का चित्र बनाया। इसके अतिरिक्त कुषाण शासकों की कुछ विशालकाय मूर्तियां हैं वो हमें मंदिरों से प्राप्त हुई है। यहाँ पर उसी प्रकार की एक मूर्ति प्राप्त हुई है मथुरा से, इसका जो शीर्ष है वो गायब है। अच्छा, इस प्रकार की मूर्तियां लगवाने के पीछे जो कुषाण शासक थे उनका क्या रीजन होता था कि वह अपने आप को देवताओं के समान बताना चाहते थे, देव तुल्य प्रस्तुत करना चाहते थे, ऐसा इतिहासकारों का मानना है। इसके अतिरिक्त कई कुषाण शासकों ने अपने आप को देवपुत्र की भी उपाधि दी। अच्छा देखो, ये देवपुत्र या देवीय जो सिद्धांत आया, राजत्व का जो देवीय सिद्धांत आया है, ये मुख्यतः है चीनी शासकों से। कुषाण शासक वहीं से प्रेरित हुए, और ये लगभग इनका जो मूल स्थान है वो भी चाइना के आसपास मध्य एशिया में है, क्योंकि जो चीनी शासक होते थे वो अपने आप को स्वर्गपुत्र कहते थे, जबकि कुषाण शासक अपने आप को क्या कहते थे, देवपुत्र कहते थे। यदि हम बात करें चौथी शताब्दी ईस्वी की बात करें तो यहाँ पर गुप्त साम्राज्य सहित कई बड़े साम्राज्यों के हमें साक्ष्य मिलते हैं। देखिए, प्रीवियस जो टॉपिक है उसमें हमने चर्चा की थी मौर्य साम्राज्य की। मौर्यों के द्वारा संपूर्ण भारत को एकीकृत किया गया। मौर्यों के अंत के बाद में आता है मौर्योत्तर काल। मौर्योत्तर काल में आप पढ़ेंगे कि इसमें अनेक शासक होते हैं, कुछ भारतीय होते हैं, कुछ विदेशी शासक होते हैं, और इसमें भारत वापिस से छोटे छोटे भागों में विभाजित हो जाता है। भारत को पुनः जो एकीकृत करने का कार्य करते हैं वह करते हैं गुप्त शासक करते हैं, और इस काल को कहा जाता है गुप्त काल। गुप्त वंश के जो संस्थापक हैं वो माने जाते हैं श्रीगुप्त माने जाते हैं। श्रीगुप्त को गुप्तों का संस्थापक माना जाता है, और इनके जो बेटे हुए थे घटोत्कच। इनके बाद में जो शासक बनते हैं वह बनते हैं चंद्रगुप्त प्रथम बनते हैं, और ये गुप्तों के वास्तविक संस्थापक कहलाते हैं।
तो देखो इसको भी हम समझने का प्रयास करते हैं। देखिए यहाँ पर जो श्रीगुप्त और घटोत्कच है, ये निश्चित तौर पर किसी राजा के अधीन रहे होंगे। उसका रीजन ये बताते हैं इतिहासकार, क्योंकि इन लोगों ने महाराज की उपाधि धारण की थी, और इस प्रकार की जो उपाधि है वह स्वतंत्र शासक है वो धारण नहीं करता था, ये किसी के अधीन सामंत रहे होंगे। जबकि चंद्रगुप्त जो प्रथम है, इसके द्वारा महाराजा धीराज की उपाधि धारण की गई थी, और इस प्रकार की जो उपाधि है ये स्वतंत्र शासक होते थे वही धारण करते थे। तो इसीलिए चंद्रगुप्त प्रथम को गुप्तों का वास्तविक संस्थापक माना जाता है। और यदि गुप्तों के संस्थापक की बात करें तो वो आ जाते हैं श्रीगुप्त। और इस वंश का जो सबसे महान शासक हुआ था वह हुआ था समुद्रगुप्त। समुद्रगुप्त के बाद में बनते हैं चंद्रगुप्त द्वितीय बनते हैं, जिनके समय में फाइयान एक चीनी यात्री है वो इनके दरबार में आता है। और इसके बाद में कुमारगुप्त और स्कंदगुप्त जैसे अनेक गुप्त सम्राट इस वंश में आए। अब हम चर्चा करते हैं ये जो साम्राज्य होते थे, यहाँ पर हम गुप्त साम्राज्य और इसके जो समकालीन साम्राज्य उनकी बात कर रहे हैं, ये सामंतों पर निर्भर होते थे। इसके अंदर क्या होता था, सामंत परंपरा में क्या होता था कि राजा होता था, वह अपने जो राज्य होता था उसका बंटवारा कर देता था अनेक भागों में, अपनी जागीरी का बंटवारा कर देते थे। और राजा के जो अधीन शासक होते थे वह होते थे सामंत। सामंत यहाँ पर स्वतंत्र नहीं होता था, ये राजा के अधीन हुआ करता था, और यह अपनी जागीरी में वही कार्य करता था जो राजा करता था। लेकिन अंतर इतना होता था कि यह अधीन होता था, जबकि राजा क्या हुआ करता था, स्वतंत्र हुआ करता था। और यहाँ पर ये अपना जो निर्वाह है ये स्थानीय संसाधनों द्वारा करते थे, जिसमें भूमि पर नियंत्रण शामिल है। यानी भूमि यहाँ पर आय का प्रमुख स्रोत हुआ करती थी। वे शासकों का आदर करते थे, कौन करते थे, सामंत करते थे। और जरूरत पड़ने पर राजा को सैनिक सहायता भी देते थे। देखिए सामंतों के मुख्यतः तीन कार्य होते थे। एक तो जरूरत पड़ने पर राजा को सैनिक सहायता देना, और दूसरा प्रमुख कार्य होता था कि जो क्षेत्र इनको मिला है उसमें टैक्स वसूल करना, कुछ टैक्स अपने पास रखना और बाकी का टैक्स किसको पहुंचाना, राजा को पहुंचाना। और तीसरा कार्य होता था कि अपने संबंधित जागीरी में ये शांति व्यवस्था बनाए रखना। लेकिन कई बार क्या होते थे कि कुछ सामंत शक्तिशाली होते थे, वे राजा बन जाते थे, अपने आप को स्वतंत्र कर लेते थे। और जो राजा दुर्बल होते थे वह बड़े शासकों के अधीन हो जाते थे, अर्थात वह सामंत बन जाते थे। देखिए गुप्त शासकों का जो इतिहास है वो मुख्यतः हमें प्राप्त होता है साहित्य, सिक्कों और अभिलेखों से प्राप्त होता है। इसके अतिरिक्त कुछ कवियों के द्वारा अपने राजा या स्वामी की प्रशंसा में कुछ प्रशस्तियां भी लिखी गई है, तो उनसे भी हमें इतिहास की जानकारी मिलती है। यहाँ पर जो इतिहासकार हैं इन कविताओं के द्वारा ऐतिहासिक तथ्य निकालने का प्रयास करते हैं, लेकिन जो इनके रचनाकार होते हैं उनका लिखने का उद्देश्य होता था एक काव्यात्मक ग्रंथ के रूप में। वो वहां पर तथ्यात्मक विवरण के रूप में इनको नहीं लिखना चाहते थे, वह केवल इनको एक काव्यात्मक ग्रंथ के रूप में लिखना चाहते थे। तो इसलिए यहाँ पर बढ़ा चढ़ाकर तथ्यों को प्रस्तुत किया जाता था। लेकिन जो इतिहासकार होते हैं वो कोशिश करते हैं कि इनकी सहायता से हम ऐतिहासिक तथ्यों को निकाल सकें। तो देखिए एक ऐसा ही उदाहरण मिलता है हमें इलाहाबाद स्तंभ अभिलेख से मिलता है। इलाहाबाद जो स्तंभ अभिलेख है इसमें रचना की गई है प्रयाग प्रशस्ति की, और इसके जो रचनाकार हैं वह हैं हरिसेन। यहाँ पर जो हरिसेन है यह है समुद्रगुप्त के राजकवि थे, जो गुप्त सम्राटों में सबसे शक्तिशाली हुए हैं समुद्रगुप्त उनके राजकवि थे। और इसकी जो भाषा थी वह थी संस्कृत। तो कई बार आपको प्रश्न पूछ लिया जाता है कि प्रयाग प्रशस्ति की रचना किसने की है, हरिसेन ने। ये किस भाषा में लिखी गई है, संस्कृत में। हरिसेन किसके राजकवि थे, तो समुद्रगुप्त के राजकवि थे। प्रयाग प्रशस्ति में किसके बारे में लिखा गया है, तो प्रयाग प्रशस्ति में लिखा गया है समुद्रगुप्त के बारे में लिखा गया है। तो यहाँ पर एक छोटा सा उदाहरण भी पेश किया गया है कि प्रयाग प्रशस्ति में क्या लिखा हुआ है कि धरती पर उनका कोई प्रतिद्वंदी नहीं है। यहाँ पर हरिसेन लिखते हैं समुद्रगुप्त के बारे में कि धरती पर उनका कोई प्रतिद्वंदी नहीं है, अनेक गुणों और शुभ कार्यों से संपन्न उन्होंने अपने पैरों के तलवे से अन्य राजाओं के यश को मिटा दिया है। देखिए समुद्रगुप्त गुप्त शासकों में सबसे शक्तिशाली हुए हैं, और इन्होंने भी नेपोलियन की तरह 100 युद्धों में विजय प्राप्त की है। इसीलिए समुद्रगुप्त को भारत का नेपोलियन भी कहा जाता है। वे परमात्मा पुरुष है, आगे लिखा हुआ है। साधु की समृद्धि और असाधु के विनाश के कारण है। वे अज्ञे हैं, उनके कोमल हृदय को भक्ति और विनय से ही वश में किया जा सकता है। वे करुणा से भरे हुए हैं, अनेक सहस्त्र गायों के दाता हैं। उनके मस्तिष्क की दीक्षा दीन दुखियों, विरहिणियों और पीड़ितों के उद्धार के लिए की गई है। वे मानव के लिए दिव्यमान उदारता की प्रतिमूर्ति हैं। इसके अतिरिक्त यहाँ पर हरिसेन समुद्रगुप्त की तुलना विभिन्न देवताओं से भी करता है। तो यहाँ पर हरिसेन कहता है कि देवताओं में कुबेर, कुबेर से मतलब होता है धन के देवता। वरुण है, समुद्र के देवताओं के समान है। इंद्र जिनको वर्षा का देवता माना जाता है। यम जिन्हें मृत्यु का देवता माना जाता है। तो इन्हीं सभी देवताओं से समुद्रगुप्त की तुलना की जाती है, किसके द्वारा, हरिसेन के द्वारा। तो इस प्रकार से इस वीडियो में हमने देखा दक्षिण के राजाओं के बारे में जाना, साथ ही
जो देवीय सिद्धांत है राजत्व का, उसके ऊपर हमने चर्चा की। नेक्स्ट वीडियो में हम चर्चा करेंगे बदलता हुआ देहात। आपको हमारा वीडियो कैसा लगा? यदि अच्छा लगा तो इसे लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। थैंक यू।